Hello students, welcome you all on the video lecture series of Surrey Public School, in which I am providing you the video lectures of chapter 2 of your politics named Constitutional Design. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी नूक्स एंड कॉर्नर्स को टच किया गया कि किस तरीके से एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकती है। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के जो उसके मेंबर्स थे कैसे इलेक्ट हुए, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी थी, भले ही वो एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पर नहीं थी लेकिन वो इलेक्टेड बॉडी थी और उसके मेंबर्स को जो है एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में जो है पॉपुलेशन मतलब एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया था ना, कि हर एक को कम से कम एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन हर एक कास्ट, क्रीड और रिलीजन को रिप्रेजेंटेशन मिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसका पूरा ख्याल जो है रखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे अब हम लोग इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें अब पढ़ना है, दैट इज़ गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, सो गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ कौन सी ऐसी गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे ड्राइव होता है, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं। ओके, सो इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट प्रोविजंस को जो है हम पढ़ेंगे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग विषयों पे जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। At this stage, let us begin the understanding the overall philosophy. इस स्टेज पे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के और कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक क्लॉज जो जोड़ा गया उसके पीछे की फ़िलासफ़ीज़ क्या थी, क्या दर्शन था, क्या आइडियाज़ थे उसके पीछे के, उसको ज़रा समझेंगे। ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट, कि हमारा संविधान एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, क्या किसी के प्रति इसमें कोई झुकाव है, क्या कोई रिलीजन, कास्ट, क्रीड को ज़्यादा सहूलियतें, ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, या सबको बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। ये हर एक चीज़ का आंसर जो है हमारा संविधान है और इसकी फ़िलासफ़ी से मालूम पड़ता है। ठीक है, वी कैन डू दिस इन टू वेज़। हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द वीव्स ऑफ सम ऑफ आ मेजर लीडर्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम अपने कुछ मेजर लीडर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान उनको समझकर, उनको देख करके, उनके आइडियोलॉजी को समझ करके समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या फ़िलासफ़ी इसके पीछे की रही होगी संविधान बनाने के। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही ज़रूरी, उतना ही बराबर अगर पढ़ना ही महत्वपूर्ण है, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कि संविधान कहता क्या है, अबाउट इट्स ओन फ़िलासफ़ी, संविधान अपनी खुद की फ़िलासफ़ी के बारे में क्या कहता है। दिस इज़ व्हाट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज़। और हमारा संविधान क्या कहता है इस चीज़ को, या हमारा संविधान किस बारे में है, इसका सारा एक रिफ्लेक्शन हमारे प्रियम्बल्स में देखने को मिल जाता है। हमारे संविधान की निर्देशिका जो है, जो प्रियम्बल है, जिसको हम द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अपने देश का, उस मिरर में आपको एक झलक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रॉड वैल्यूज़ और फिलॉसफीज़ की झलक वहाँ पे मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन। अब इनको हम एक एक करके ड्रिल करते हैं कि आखिर कौन सी फ़िलासफ़ीज़ हैं जो हमारे संविधान में शामिल थी और इनसे कितना ब्रॉड एंड कितना स्ट्रेंथफुल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमें बना के दिया। लेट अस सी दिस, the dream and the promise. Okay, the first thing is the dream and the promise. Okay, कि क्या ड्रीम और प्रोमिसेस थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, क्या सपने देखे गए थे और क्या क्या वादे किए गए थे। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग जो है ये ज़रूर नोटिस कर सकते हैं, नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स, कुछ ऐसे स्केचेस हैं जिसमें नाम मिसिंग हैं। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी, ओके, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें से एक नाम है महात्मा गांधी का,
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर तो नहीं थे, एक्टिव मेंबर तो नहीं थे, ये देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विज़न, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत से मेंबर्स थे जो उनके विज़न को फॉलो करते थे। ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले से उनके आइडियाज़ को, उनके विज़न को, उनके नज़रिए को उन्होंने फॉलो किया। राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, अपनी मैगजीन 1931 में उन्होंने यंग इंडिया में लिखा इसके बारे में। ही हैड स्पेल्ट आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू ना, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया अपनी बुक यंग इंडिया में, गांधी जी ने अपनी मैगजीन में, कि वो एक्चुअली क्या चाहते थे नई इंडिया का बनना या करना, कि उनके लिए न्यू इंडिया क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो दिया हुआ है उसका ना, कि आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूँगा विच विल रिलीज इंडिया, जो इंडिया को रिलीज कर देगा फ्रॉम ऑल थ्रेलडॉम थ्रेलडॉम एंड पैट्रनेज, जो इंडिया को सभी तरह के ना बंधनों से, सभी तरह के जो है समस्याओं से मुक्त कर देगा या बेड़ियों से मुक्त कर देगा। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इफ़ इट इज़ देयर कंट्री, कि गरीब से गरीब आदमी भी ये महसूस कर पाएगा कि हाँ ये उसका देश है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, और जिसके बनने में उनकी अपनी एक प्रभावशाली आवाज़ छिपी है। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, एक ऐसा भारत जहाँ कोई हाई क्लास और कोई लो क्लास नहीं होगा। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज़ शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, एक ऐसा भारत जिसमें सारी कम्युनिटीज़ पूरी तालमेल के साथ रहेंगी। देयर कैन बी नो रूम इन सच इन एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, एक ऐसा भारत जिसमें ना छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होगा, छुआछूत जैसे श्राप के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और ये जो जहरीले ड्रिंक्स और ड्रग्स है, इनके श्राप के लिए भी कोई स्थान नहीं होगा। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट एज मेन, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर अधिकारों को एंजॉय करेंगी। आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, और मैं इससे कम पे सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। ये गांधी जी के अपने खुद के वचन थे। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया that has eliminated inequality was shared by डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये जो ड्रीम था इंडिया का, इंडिया बनाने का, दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी, कि इसमें से असमानता को जो है निकाल फेंकने का, ये शेयर किया गया डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा भी। हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ठीक है, बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वलिटीज़ कुड बी रिमूव्ड, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरह से इनइक्वलिटीज़ को समाप्त किया जा सकता है, वो थोड़ा अलग था। ठीक है, वो गांधी से थोड़ा परे सोचते थे। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड गांधी एंड हिज विज़न, वो महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ थे उनकी आलोचना करते, उनकी बहुत कड़ी आलोचना करते थे। ठीक है, इन हिज विजन्स, इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच, अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया करते थे, गांधी के विचारों का, उनके विज़न का वो विरोध किया करते थे। इन हिज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने अपनी इस चिंता को बहुत साफ साफ जाहिर किया था। वो कैसे किया था, उनका स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स में हमारे पास समानता होगी, एंड इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी विल हैव इनइक्वलिटीज़, वहाँ हमारे पास असमानता होगी। उन्होंने कहा
In politics, we will be recognizing the principle of one man one vote. पॉलिटिक्स में हम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जान रहे होंगे या उससे जाने जाएंगे। एंड वन वोट वन वैल्यू, और एक वोट एक वैल्यू के मूल्यों के साथ हम बंधे होंगे। इन आर सोशल इकोनॉमिक लाइफ, वहीं हमारी सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी शैल बाई रीज़न ऑफ आर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपने सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर के कारण कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू ना। तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे, उस स्ट्रक्चर पे हम लगातार इस बात से, इस प्रिंसिपल से डिनाई होते रहेंगे कि एक मैन और एक वैल्यू ना, मतलब सामाजिक स्तर पे वन मैन वन वैल्यू से हम वंचित होते रहेंगे, भले ही हम पॉलिटिकली ये वैल्यूज़ पालेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लीव दिस लाइफ ऑफ कंट्रोडिक्शंस, कितना लंबा हम ये जीवन इन अंतर विरोधों के साथ जिएंगे या जारी रहेगा। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आर सोशल इकोनॉमिक लाइफ, और कितने लंबे समय तक अभी और हम जो है अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता को नकारते रहेंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम इसको लंबे समय तक डिनाई करते रहें, ठीक है, वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। तो वी विल डू सो, तो हम ऐसा करेंगे कि हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो एकदम से नष्ट हो जाएगी, कचरे के डिब्बे में चली जाएगी। सो फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर लास्ट में हम लोग जवाहरलाल नेहरू के उस फेमस स्पीच की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 अगस्त 1947 को दिया था। ठीक है, उनका स्पीच जो है थोड़ा बड़ा स्पीच है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव स्पीच दैट ही एक्सप्लेन्ड। ओके, तो इस स्पीच को हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या ये दो कॉन्ट्रडिक्शन आपने देख लिया, गांधी की फ़िलॉसफी क्या थी असमानता और देश की व्यवस्था को लेकर के, और किस तरह का विज़न गांधी का था और किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन अंबेडकर का था। अंबेडकर कैसे इस चीज़ का विरोध करते थे, गांधी के आइडियाज़ और विजन्स का। ठीक है, फिर उनके अलावा जो है जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू का स्पीच 15 अगस्त को आता है वो बहुत कुछ क्लियर कर देता है। तो क्या क्लियर करता है उसको जानने के लिए आपको एक और लेक्चर का वेट करना होगा। टिल देन यू रीड इट एंड एन्जॉय। थैंक यू।